अच्छा, आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप लोगों ने अगर इसमें से लॉन्गर टाइम नहीं करना तो इसको हम लॉन्ग वाइज नहीं करते, क्योंकि इसमें काफ़ी आपको मतलब अगर आप इससे ना पढ़ोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कुछ खास समझ आएगी लॉन्ग की। तो अगर आप लोगों ने इसमें से लॉन्गर टाइम नहीं करना है, अगर लॉन्गर टाइम नहीं करना है तो फिर हम इसमें से सिर्फ शॉर्ट वाइज इसको पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टाइम करना है इसमें से तो फिर हम लॉन्ग वाइज पढ़ लेते हैं। जो मैंने कुछ पूछा आप लोगों से, क्या ये चैप्टर पेयरिंग में है? हाँ बट ये पेयरिंग में है, लेकिन इसका लास्ट वाला लॉन्ग वन है। और जो लास्ट वाला लॉन्ग है उसका मतलब इसका जो पेयर बनेगा वो 10th वाली के साथ बनेगा। फर्स्ट फिर रहने दे, जी, रहने दे फिर। बाकी बच्चे भी बताएं। रहने दे मिस। अच्छा, फिर हम इसको सिर्फ शॉर्ट वाइज पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें टॉपिक इंक्लूड है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या बताती है कि अगर हम कोई भी गैस लेते हैं किसी कंटेनर के अंदर और तो वो रैंडमली फ्लो करने लग जाती है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स ये होते हैं। पोस्टुलेट्स शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर अक्सर आ जाते होते हैं कि हमारे पास कितने पोस्टुलेट्स हैं, 3 पोस्टुलेट लिखे हैं, 4 पोस्टुलेट लिखे हैं, ये सब पोस्टुलेट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। अच्छा, उसमें बस सबसे पहले पोस्टुलेट किया है, फिनिट वॉल्यूम ऑफ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या अगर हम थोड़ी अमाउंट ऑफ गैस भी लेते हैं, फिनिट अमाउंट वॉल्यूम ऑफ गैस भी लेते हैं, तब भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सेकंड पोस्टुलेट ये है, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन देम। अब साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब दो मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके बिटवीन में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेकिन उनका जो अपना साइज होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। थर्ड पोस्टुलेट आ जाता है, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं, टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और वो हर अपने कोलिजन के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। उसके बाद द कोलिजन्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स themselves and with the walls of the container are assumed to be perfectly aligned. अब जो कोलिजन्स होती हैं गैस मॉलिक्यूल्स की एक दूसरे के साथ या फिर वॉल्स के साथ, वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ज़ाया नहीं हो रही है, उसकी कंजर्व होती है। उसके बाद the molecules do not exert force on each other except during collision। अगर जब तक उनकी collision नहीं होती मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पर फोर्स exert नहीं करते हैं। The pressure exerted by the gas molecules is due to their elastic collision with the walls of the container। The pressure अच्छा, जो प्रेशर एक दूसरे के ऊपर लग रहा था वो इसलिए लग रहा होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि उनका जो कोलिजन हो रहा होता है वॉल्स के साथ, जो कि इलास्टिक होता है। ये 6 इसके पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स में से कभी कभी 6 के 6 भी पूछ सकते हैं आपसे, या फिर कोई 3-4 भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छे से याद करने हैं आप पोस्टुलेट्स। अगर प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ गैस लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहते हैं तो पढ़ लेते हैं।
यस मैम पढ़ा दें। ठीक है, मैं पढ़ा देती हूँ। अच्छा, आगे प्रेशर ऑफ गैस। According to kinetic theory, the pressure exerted by a gas is merely the momentum transfer to the powers of the container. अच्छा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है कि एक कंटेनर लिया, क्यूबिक कंटेनर लिया, उसके अंदर गैस फिल करती है। अब गैस जो है वो टू एंड फ्रो मूव करेगी, एक्स वाई जी हर डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकती है वो जो गैस है, और वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेगी और एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेगी। तो जो प्रेशर एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करेंगे वो इसलिए होगा कि उनकी मोमेंटम की वजह से होगा। मोमेंटम क्या होता है? जब कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है, उससे जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। अच्छा, अब ये हमारे पास फिगर आ गई। फिगर में हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है या वेसल है, उसके अंदर हमने गैस फिल कर दी है। गैस जो है टू एंड फ्रो मूव कर रही है। ये इसकी मुख्तलिफ पॉइंट्स उन्होंने दे दिए हैं, बी सी डी ई एफ जी एंड ए विल बी हियर। और लेंथ उसकी एल है, और एक्स डायरेक्शन ये होगी, वाई डायरेक्शन अपवर्ड, एंड जी डायरेक्शन ये होगी। अब उन्होंने क्या किया है, वन ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी v1 इन सर्टेन डायरेक्शन। कोई भी मॉलिक्यूल उन्होंने ले लिया, उसकी वेलोसिटी फॉर एग्जांपल है v1। अब v1 उन्होंने कहा है कि v1 x y z तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हमें नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। अब उसके बाद इनिशियल मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द फेस ए बी सी डी ए इज। अब इनिशियल अगर फॉर एग्जांपल वो एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसकी इनिशियल मोमेंटम होगी mv1x। मोमेंटम का फॉर्मूला ये है, तो p इज इक्वल टू mv। यहाँ पे v हमारे पास है v1x, मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं v1 और x डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, वो x स्केल का है। अच्छा, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम होगी। अब इनिशियल मोमेंटम अब वो किसी भी वॉल के साथ जाके स्ट्राइक करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ भी स्ट्राइक कर सकता है। तो उसके बाद जो उसकी मोमेंटम होगी वो होगी माइनस mv1x। ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे फाइंड कर देते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इसमें हमारे पास है माइनस mv1x, और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास थी mv1x। माइनस में माइनस प्लस हो गए, मतलब साइन माइनस का आया और वैसे प्लस हो गए, 2mv1x आ गया। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास ये आ गई। अच्छा, आफ्टर रिकॉइल द मॉलिक्यूल ट्रेवल्स टू द ऑपोजिट डायरेक्शन and collides with it, and rebounds travel back to the ABCDA. After covering a distance together, time del t between the successive collision with phase ABCD is this. अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है कि अब मॉलिक्यूल है, अब उसने जब कोलाइड कर लिया, कोलाइड करने के बाद वो किसी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो पहले तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था स्ट्रेट। अब एक्स डायरेक्शन में जब वो कोलाइड कर देगा वॉल के साथ, तो वो बैकवर्ड मूव करने लग जाएगा, मे बी डाउनवर्ड मूव करने लग जाए। वो डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल के ऊपर, वो कहाँ पे मूव करते हैं। तो अब वो जो है उस मॉलिक्यूल में वो कह रहे हैं 2l डिस्टेंस कवर कर लिया डेल टी टाइम के अंदर। तो जो उसकी इक्वेशन बन रही है वो हमारे पास क्या है, 2l डिवाइडेड बाय v1x। 2l मतलब 2l उसने डिस्टेंस कवर किया, और v1 हमारे पास v1x इसकी वेलोसिटी है। इसको हमने फाइंड कैसे किया? इस फॉर्मूले से। s इज इक्वल टू vt हमारे पास कहाँ से फॉर्मूला आया? वेलोसिटी के फॉर्मूले से। v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। वहां से s की वैल्यू अलग कर ली, इज इक्वल टू vt रह गया। अच्छा, एस जो एस हमारे पास क्या है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज 2l। v हमारे पास वेलोसिटी दैट इज v1x, एंड डेल टी वैसे डेल टी की वैल्यू एक साइड पे कर ली, 2l डिवाइड बाय v1x आ गया। अगर क्वेश्चन नंबर 2 कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड। नंबर ऑफ अच्छा, ये वाले इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड फाइंड करने के लिए। इसलिए लगा लेनी है, किस बच्चे को कहते हैं वो लगा दे गया फिर द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड और कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं इसको, कि अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की कोलिजन फाइंड करनी हो पर सेकंड के लिहाज से, तो फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 यूज कर सकते हैं, या फिर हम फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डेल टी। और डेल टी हमारे पास क्या है, 2l डिवाइड बाय v1x, और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 2l नीचे रह गया और v1x ऊपर चला गया। तो f इज इक्वल टू v1x डिवाइडेड बाय 2l। Thus, the rate of change of momentum of molecule due to collision with ABCDEA is given by।
अच्छा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम इन वन कोलिजन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम हमने फाइंड किया था -2m1 mv1x मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कोलिजन हमने अब डेल टी वाले फॉर्मूले के साथ फाइंड किया, जो कि हमारे पास सॉरी फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले के साथ फाइंड किया, हमारे पास v1x डिवाइडेड बाय 2n। तो 2 से कट गया, हमारे पास रह गया mv1x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। According to Newton's second law, in terms of momentum, the rate of change of momentum of the molecules is equal to the force applied by the force. Rate of change of momentum हमारे पास equal होता है force applied अब के according to Newton law. According to Newton's third law, the force F1 exerted by the molecule on the face ABCDA is equal and opposite to the force applied by the ball. अच्छा, हमें पता है कि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग द एक्शन एंड रिएक्शन इक्वली मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हमने पढ़ा था कि अब जो फोर्स एक्सर्ट कर रही है, कोई मॉलिक्यूल जा रहा है एक्स डायरेक्शन के अंदर, उसका कोई ना कोई एक्शन कर रहा है, उसका रिएक्शन भी उतना ही होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। तो वही उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि F1x इज इक्वल टू माइनस माइनस शो कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये वाली चीज हमने, ये वाला फॉर्मूला हमने अभी ऊपर निकाला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट की है और ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास शो करिए ये वाला माइनस 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 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस mv1x स्क्वायर। सो f1x इज इक्वल टू mv1x स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। दिस इज द फोर्स ऑफ द पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन, फर्स्ट पार्टिकल इन x डायरेक्शन। Similarly, forces due to all molecules determined as the x directly. अगर n molecules find करना चाह रहे हैं तो n molecules के लिए simply हम क्या करेंगे f1x, f2x, f3x and so on to fnx. f1 के लिए तो हमारे पास हो गया v1x, f2 के लिए v2x, f3 के लिए v3x and so on n molecules के लिए vnx. ये हमारे पास टोटल फोर्स हो गई इन x डायरेक्शन। अगर हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर एरिया वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, उसके बाद क्योंकि हम एक्सेलरेशन के अंदर फाइंड करें तो हमने इस दोनों के साथ एक्स एक्स लगा दिया, एक्स एफ एक्स डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, इसलिए लगाया कि एरिया इक्वल होता है एल स्क्वायर के। अच्छा, अब हमने एफ एक्स की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। एफ एक्स की वैल्यू ये वाली है जो इतनी लंबी सारी, ये थोड़ी लंबी सी जो है एन मॉलिक्यूल्स वाली, ये वाली इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया हमने। यहाँ से एम कॉमन ले लिया, हमारे पास सिर्फ अंदर वेलोसिटीज रह गई। यहाँ से तो नजर नहीं आएगा। तो यहाँ से हमने m कॉमन ले लिया, अंदर वेलोसिटीज रह गई। अब वो क्या कह रहे हैं, एज द मास ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल इज m, द मास ऑफ द n मॉलिक्यूल्स विल बी mn। अब वो कह रहे हैं कि एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास है वो हमारे पास m है, अगर हम n मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो उसका मास होगा m। डेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, मास ओवर वॉल्यूम, मास हमारे पास है mn और वॉल्यूम हमारे पास है l क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो इस साइड पे है, mn इस साइड पे है, n जो है वो यहाँ पे लाके डिवाइड कर लेंगे, m डिवाइड बाई l क्यूब एक साइड पे आ गया। अब m डिवाइडेड बाई एल क्यूब की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट की तो हमारे पास आ गया रो ओवर n, मतलब इसकी बजाय पुट की तो यहाँ पे तो नीचे से l कॉमन ले लिया था, ऊपर से m कॉमन ले लिया था, नीचे से l कॉमन लिया था l क्यूब आ गया था और m कॉमन लिया तो ऊपर m आ गया था। तो m डिवाइडेड बाई एल क्यूब की बजाय वहां पे पुट कर दिया रो ओवर n। रो बाहर रह गया, n की n अंदर ले गया डिवाइड में। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं कि हमारे पास ये सारी वेलोसिटीज है डिवाइडेड बाय n इज कॉल्ड द मीन ऑफ द स्क्वायर्ड वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग x डायरेक्शन। ये मीन है स्क्वायर्ड वेलोसिटीज का जो कि x डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, नोन एज मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी कहते हैं। अच्छा, कई दफा आप लोग कह देते होते हैं कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करें, सिर्फ यहाँ अगर आपको कहा जाता है कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू सिर्फ फाइंड करें
तो सिर्फ आप लोगों ने यहाँ तक करना होता है, उसके आगे नहीं करना होता। और ये हमारे पास है मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू। अच्छा, उसकी बजाय हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इट विद रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस साइड्स पर दो आप लोग देख रहे हैं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन है वी एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूटिंग वी एक्स स्क्वायर इन पैरेंथेसिस ऑफ द प्रेशर एक्सप्रेशन, ऊपर वाले एक्सप्रेशन के अंदर हमने उसको इसकी बजाय पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया रो वी एक्स स्क्वायर। Similarly, pressure of the faces perpendicular to the y and z, अगर इसी तरह हम y और z को फाइंड करना चाह रहे हैं कि कितना प्रेशर लग रहा है y और z डायरेक्शन के अंदर, तो सिंपली हम उसको रिप्लेस कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे y के साथ और फिर हम z के साथ, तो हमारे पास तीनों चीज़ आ गई। अब देखें हमारे पास जो मीन स्क्वायर वेलोसिटीज है वो तीनों की सेम है, तो हम उसको हम तीनों का सेम भी पुट कर सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर वी जी स्क्वायर। अगर हम उनका वेक्टर एडिशन करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 3 वी एक्स स्क्वायर, मतलब वी वाई को रिप्लेस कर सकते हैं हम एक्स के साथ और वी जी को भी रिप्लेस कर सकते हैं एक्स के साथ, हमारे पास आ गया 3 वी एक्स स्क्वायर। और बी एक्स के एक साइड पे रखा हमने, 3 वहाँ जाके डिवाइड हो गया, दैट इज इक्वल टू 1/3 वी स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर की बजाय हमने यहाँ पे ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास आ गई प्रेशर ऑफ गैस इन एक्स डायरेक्शन। आगे हमारे पास वो कह रहे हैं द प्रेशर वी हैव कंसीडर्ड द प्रेशर ऑन द फेस ऑफ द प्रोपेलिंग होगा द पास्कल लॉ by the Pascal law the pressure on the either side and everywhere inside the vessel will be same provided by the gas is uniform density। अब वो कह रहे हैं क्योंकि उस गैस की डेंसिटी सेम है तो उसकी प्रेशर जो होगा हर साइड पर हर डायरेक्शन में वो सेम होगा, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जी इज इक्वल टू सब की वैल्यू हमारे पास तीनों डायरेक्शन में जो हमारे पास ये प्रेशर है वो हमारे पास यही है, रो डिवाइडेड बाई 3 बी स्क्वायर। हम जनरली लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल टू 1/3 रो बी स्क्वायर, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है रो इज इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाई वी, उसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया एम एन डिवाइडेड बाई वी को रो की बजाय और बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब 2/3 हमने क्या किया 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, तो हमारे पास आ गया 2/3 एन बाई वी, आगे अंदर आ गया हमारे पास 1/2 एम वी स्क्वायर, और 1/2 एम वी स्क्वायर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है। एन बाई वी की भी मैंने एन नॉट इसलिए लिखा है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को शो कर रहे हैं एन नॉट, और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ये हमारे पास बाहर जो चीज़ गिवन है हमारे पास कांस्टेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास चेंज हो रही होती है मॉलिक्यूल्स की, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, जैसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी तेज होगी वैसे वैसे हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा उस वेसल के अंदर। ये यहाँ तक देखिए आगे भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर लॉन्ग में आप लोगों को आता है तो यहाँ तक आप पूछ लेते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं, वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए कोई दिमाग में आपके साथ पूछा जा सकता है कि, या फिर ये भी पूछ सकते हैं प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है उसको डिराइव करें, तो ये ऐसे पूछा जा सकता है। आगे आ जाता है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। आइडियल गैस का हमारे पास फॉर्मूला होता है आइडियल गैस का, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस लॉ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। मिस इससे पहले वाला पॉइंट दोबारा समझा दें, प्रेशर वाला पूरा समझा दूं या फिर जो नहीं लास्ट मिस, ये पॉइंट कंपोनेंट वेलोसिटीज वाला। ये वाला। अच्छा, मीन स्क्वायर वेलोसिटीज हमारे पास ये होती है, मीन स्क्वायर वेलोसिटीज अगर हम एक्स डायरेक्शन में ले रहे तो ऑब्वियसली वी एक्स लेंगे, जब हम वाई डायरेक्शन में लेंगे तो वी वाई,
एंड जी डायरेक्शन में जाएगी तो बी सी। तीनों की वैल्यूज हमने इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी है। अब वो कह रहे हैं कि तीनों की वेलोसिटीज जो है हर डायरेक्शन के अंदर वो सेम है, वैसे वो एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है या फिर जी डायरेक्शन है। तीनों की वेलोसिटीज हमने इन तीनों को प्लस कर लिया और दैट इज इक्वल टू वी की इक्वल कर लिया, एक जनरल वी की इक्वल कर लिया वेक्टर एडिशन करके। तो 3 vx² आ गया हमारे पास। यहाँ से हमने 3 को यहाँ मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/3 v² आ जाएगा। 1/3 v² की वैल्यू हमने vx² की वैल्यू हमने पुट की ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर, तो हमारे पास आ गया रो डिवाइड बाई 3v²। अब वो कह रहे हैं क्योंकि पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डेंसिटीज है वो सेम है गैस की, तो हमारे पास हर डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी होगी या प्रेशर होगा वो भी सेम होगा। तो पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जी इज इक्वल टू रो बाय 3 v², और जनरली हम इसको लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू 1/3 रो v²। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने अभी ऊपर निकाला था, डेंसिटी इज इक्वल टू एम एन डिवाइडेड बाई वी। इसको हमने रो की बजाय पुट कर देंगे, रो के रिप्लेसमेंट में एम एन डिवाइडेड बाई वी। एम एन डिवाइड बाई बी पुट कर दिया, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया इन्होंने ऊपर और नीचे। यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट समझ लें, अब इसे इसको अंदर डिवाइड किया और m को भी अंदर ले आइए। तो हमारे पास यहाँ पे हो गया 1/2 mv² और बाहर हो गया 2/3 n बाई वी। अब n बाई वी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया n नॉट के साथ। n नॉट शो कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को, और ये 1/2 mv² का फॉर्मूला आप लोग पहले चुके हैं, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। उसकी बजाय काइनेटिक एनर्जी पुट कर दिया इन्होंने, और जो बाहर वाली वैल्यूज है हमारे पास कांस्टेंट होती हैं। तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी की। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे उस गैस का प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। फ्रॉम आइडियल गैस लॉ P is equal to nRT होता है। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कंटेन्ड इन वॉल्यूम V एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, and R is called the universal law gas constant। यहाँ पे P हमारे पास प्रेशर है, V हमारे पास वॉल्यूम है, N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, R हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर T हमारे पास कोई भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ये थोड़ी देर में ये मीटिंग बंद हो रही है, उसके बाद आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करनी है। R is called यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू हमारे पास होती है 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन, या फिर 8314 जॉल किलो मोल पर केल्विन। अब एवोगैड्रोस नंबर्स, अगर हम एवोगैड्रोस नंबर्स लेते हैं तो फिर हम उसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट करते हैं हम n के साथ, एवोगैड्रोस नंबर को डिनोट करते हैं हम n के साथ। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। अब आपकी क्वेश्चन बिकम्स, अब n की बजाय हम पुट कर दें n बाय a, वहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर n बाय a हमने पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे r डिवाइडेड बाय n बाय a कर दिया तो हमारे पास k होगा। अगर हमने यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर के साथ, हमारे पास वो k की इक्वल आता है। k हमारे पास क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू अक्सर शॉर्ट उसके अंदर पूछ लिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू भी और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो भी एमसीक्यूज के अंदर कई दफ़ा पूछी जा सकती है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम निकाल भी सकते हैं। अगर आप लोगों को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो उसको सिंपली एवोगैड्रोस नंबर के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है 1.38 अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया। इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास प्रेशर पी हमने एक साइड पे रख लिया और वी वहां जाके डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 पे कंपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास थी, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में हमने वही है जो हमने ऊपर पढ़ी है अभी, 2/3 उसकी प्रेशर की जो वैल्यू है।
ये वाली वैल्यू। इक्वेशन नंबर 10 ये और नीचे वाली इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर लिया। एक ये इक्वेशन को और ऊपर वाली इक्वेशन दोनों को कंपेयर कर लिया। यहाँ से टी की वाली एक साइड पे कर ली, एन बाई वी दोनों सेम है, वो कट गए। टी की वाली एक साइड पे के यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 2/3 के आ गया, 1/2 mv स्क्वायर आ गया। अब आगे वाली जो वैल्यू वो कांस्टेंट है, नीचे अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमारे पास वही इक्वेशन आ गई, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट में अक्सर पूछ रहे होते, डेरिवेशन इसकी पूछ रहे होते कैसे, क्या इनका रिलेशन है टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी गैसेस की, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता जाएगा। अच्छा, अभी मैं एक ये बंद कर रही हूँ, इसके बाद आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करनी है। मिस अभी जी मैं अभी बंद कर रही हूँ ये मीटिंग, इसके बाद आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करनी है, 5 मिनट बाद दोबारा कर ले ज्वाइन।